आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं वाई जापान इज मोस्ट एम्प्टी। ये है भाई हमारे कौशिक भाई की वीडियो है भाई। बहुत मस्त ये लोग भाई वीडियो बनाते हैं भैया। मुझे जापान भाई बहुत ज्यादा पसंद है भाई। मैं इसमें देखना चाहता हूँ भाई ये क्या मतलब इनका क्या है भाई। मैंने इससे पहले भाई इनकी वीडियो मतलब कभी नहीं देखी भाई। झूठ नहीं मतलब इनकी वीडियो तो मैंने देखी है बट ये वाला वीडियो भाई मैंने अब तक नहीं देख रखा है। इसलिए आप प्लीज भाई इसको मतलब चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब करिए भाई यार। देखिए भाई मैं आपको भाई ऐसे मतलब रिकमेंड करता रहता हूँ भाई इनको देखिए भाई। रिव्यू दूंगा भाई। क्या रहता है भाई भैया का यार हमारे रिएक्शन क्या है भाई इसमें यार। देखिए भाई और बताइए कैसे करें। और प्लीज भाई लोगों यार थोड़ा भाई इम्प्रूव तो करवाओ भाई यार। थोड़ा मस्त आए भाई। भाई जीरो व्यूज आ रहे हैं भाई कुछ मजा नहीं आ रहा है। और सैटेलाइट से ली गई जापान की इस इमेज को देखो, जहां आइलैंड की पतली से आउटलाइन है और उनके बीच एक लंबी चमकदार रोशनी की लाइन जो साउथ हाँ से ये तो लेकर ये नॉर्थ ये तो ईस्ट तक शहर है जा भाई रही ये है। अब तो। जहां पर ये लाइन है ना, वहां शहर की लाइट्स इतनी ब्राइट है कि स्पेस से भी क्लियरली दिख जाती है। और इस लाइन के दोनों साइड आपको मिलेगा सिर्फ अंधेरा, गहरा, खामोश, जैसे पूरा देश अंधेरा तो किसी भाई मिलता है इनविजिबल यार रही है। वो अब जहां पर अंधेरा ये तो लाइन है ना, सही में। जरा एक बार सैटेलाइट से देखो अंधेरा भाई इस तरफ कहाँ है भाई अंधेरा यार इधर। इस साइड भाई पो मतलब बीच एरिया में भाई था भाई इस तरह है भाई। मतलब इतना भी अंधेरा नहीं है भाई जितना मतलब पूरी एरिया में अंधेरा ली नहीं है गई भाई। जापान की इस इमेज को देखो, हाँ पर ये तो लाइन है ना, वहां शहर की लाइट्स इतनी ब्राइट है कि स्पेस से भी क्लियरली दिख जाती है। और इस लाइन के दोनों साइड आपको मिलेगा सिर्फ अंधेरा, गहरा, खामोश, जैसे पूरा देश किसी इनविजिबल शैडो ने निगल लिया हो। ये कोई एडिटिंग नहीं है, ये रियल जापान है। एक ऐसा ये तो देश है भाई जिसे हाँ। हम सुपर क्राउडेड समझते हैं, लेकिन असली रियलिटी यह है कि जापान का लगभग 90% हिस्सा रियलिटी में ऑलमोस्ट खाली है और केवल 10% हिस्सा जो इस इनविजिबल लाइन में है, उसी पर 90% लोग रहते हैं। नहीं भाई यार 90% कैसे यार भाई उसमें लाइट दिखाई दे तो रही है भाई मतलब वहाँ लोग रह रहे हैं। भाई 90% तो नहीं कह सकते हैं भाई मतलब ये मान लीजिए आप 70% भाई खाली होगा भाई यार जापान। 70% तो मान सकते हो ना भाई यार। क्योंकि साइडों में भाई लाइटें जल रही हैं भाई ऐसे भी नहीं है भाई कोई लोग वहां पर नहीं रहता होगा भाई जब लाइट जली तो लोग भाई जरूर रहते होंगे। तो इसलिए भाई 100% कह सकते हैं भाई यार। जिसका रिजल्ट हमें मिलता है एक तरफ इस तरह की हाई डेंसिटी भीड़ भाड़ और दूसरी तरफ इस तरह के खाली घर और जंगलों से भरे घोस्ट टाउन्स। बट इस बेल्ट का एक डरावना चेहरा भी है, क्योंकि जब हम इसे ग्लोब पर जूम आउट करके देखते हैं ना, तो हमें दिखता है पैसिफिक ओशियन का रिंग ऑफ फायर जो इस प्लेट से होकर गुजरता है और कभी भी जापान की इस 90% आबादी का खेल खत्म कर सकता है। पर आखिर इतने खतरे के बावजूद भी जापान के 90% हिस्से को छोड़कर हाँ ये तो है कि भाई आज जापान में भाई खतरा तो भाई आर्थिक बहुत आते हैं भाई। और सुनामियाँ बहुत आती हैं। मतलब वहाँ पर अच्छा मतलब खतरा तो बहुत है लेकिन मतलब उसकी गवर्नमेंट भाई और उसके लोग भाई बहुत बढ़िया हैं भाई। जो भाई हर चीज़ उसको होने के बाद भाई तब भी वो मतलब जीरो से भाई वापस स्टार्ट करते हैं भाई वो मतलब वापस करते हैं भाई सब चीज़ है भाई। लोग सिर्फ इसी डेंजर बेल्ट पर ही क्यों रह रहे हैं। वेल, जब मैं इस वीडियो को बनाते वक्त जापान के ज्योग्राफी को स्टडी कर रहा था, तो मुझे ऐसे कई शॉकिंग डिटेल्स पता चली जो समहाउ फोर्स करती है जापानीज लोगों को सिर्फ इस एक पट्टी में रहने के लिए, जिससे अगर इस छोटी सी क्राउडेड पट्टी में रहने को सिर्फ कायामा, कोबी, ओसाका, क्योटो, नागोया, शिजुओका, योकोहामा होते हुए टोक्यो तक एक लगातार अर्बन इंडस्ट्रियल चेन बनाती है। रिसर्च एस्टिमेट्स के हिसाब से करीब 8 करोड़ के आसपास लोग सिर्फ इसी लाइन के अंदर रहते हैं, जबकि जैसा मैंने आपको बताया हाँ कि तो ये ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन है जापान के ये टोटल एरिया का लगभग 10% से शहर भी है ब्रो। कम हिस्सा कवर करती है। मतलब बाकी के 4 से 4.5 करोड़ लोग पूरे 90% देश में बिखरे हुए हैं। इसलिए जब तुम जापान के फुल पॉपुलेशन की डेंसिटी मैप को देखते हो ना, तो जापान का मोस्ट पार्ट लिटरली एम्प्टी जापान जैसा दिखाई देता है, क्योंकि ताइहियो बेल्ट एवरेज में बाकी देश से लगभग 17 गुना ज्यादा डेंस है। इतनी डेंस कि कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से यहाँ की डेंसिटी वेटिकन सिटी से भी ज्यादा है, जिसका मतलब होता है एक साइड हाइपर क्राउडेड मेगा सिटी कॉरिडोर, दूसरी अच्छा साइड फॉरेस्ट्स, माउंटेन्स, छोटे गांव और भूत जैसी खाली स्ट्रीट्स। पर आखिर ये सब इतना एक्सट्रीम क्यों है? जवाब शुरू होता है जापान की ज्योग्राफी के शेप से। तो जैसा आप देख रहे हो, जापान का लगभग 73 से 75% एरिया माउंटेन से भरा हुआ है, जिसमें एक लंबी सी माउंटेन स्पाइन पूरे जापान को बीच हाँ ये तो है भाई माउंटेन्स भाई बेसिकली कौन रहना चाहेगा भाई यार मतलब रहना बहुत लोग चाहते हैं लेकिन वही है ना वहाँ पर मतलब ज्यादा वो नहीं है भाई मतलब
रहने के लिए मतलब जगह नहीं है भाई, चाहे कितना भी भाई रोड हो कुछ भी हो, लेकिन जब आप कमाएंगे नहीं तो भाई खाएंगे क्या, ये है ना। अब आप पहाड़ पे कितने भी रह लें भाई, आपको चाहे कितना भी सुकून मिले, कितना भी कुछ मिले, लेकिन भाई सुकून मिलने के लिए भी भाई आपको कमाना पड़ेगा भाई, तब आपको सुकून मिलेगा। सुकून भी कैसे मिलेगा भाई, पहाड़ पे जा रहे हो तो भाई पहाड़ पे जाने के लिए भाई पैसे चाहिए ना। और पैसा आए कहाँ से भाई, कमा कर भाई, मतलब जॉब करके या बिजनेस करके, कुछ भी मतलब समझिए भाई यार, कुछ भी कर रहे हो तो भाई आपको मतलब भाई पहाड़ पे अगर आप घूमने के लिए यार कुछ भी कर रहे हो तो भाई आपको करना पड़ेगा। ये पहाड़ वाले लोग भाई नीचे आके भाई वर्क कर रहे हैं भाई यार, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई ऊपर मतलब इतना फैसिलिटी नहीं है। अरे भाई घर है उनको कुछ भी, लेकिन बस इतना फैसिलिटी नहीं है, इसलिए भाई अपने नीचे वर्क कर रहे हैं अपना। से काट देती है, जिसके बाद सिर्फ 25 से 27% के करीब एरिया हाँ, रिलेटिवली फ्लैट प्लेन्स बैठे हैं। बड़े बड़े शहर बनाना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा अभी ओसाका प्लेन, जहां ओसाका को भी क्योटो जैसे शहर बसे हुए हैं। ये तीन प्लेन्स जापान की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और कल्चर के प्राइमरी हब्स हैं, जिनके अराउंड एक माउंटेन वॉल भी आप मैप में देख सकते हो। मैप्स और एकेडमिक सोर्सेस क्लियरली दिखाते हैं कि यही तीन प्लेन्स मिलकर जापान के सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजन्स बनाते हैं। और अगर तुम इन तीनों प्लेन्स को एक लाइन से जोड़ोगे तो एग्जैक्टली वही लाइन ताइहियो बेल्ट बन जाती है, एक पतला स्ट्रिप जहां लोग लिटरली एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड रहते हैं, जिससे बाहर निकलते ही तुम्हें माउंटेन्स, फॉरेस्ट और ऑलमोस्ट साइलेंट टाउन्स मिल जाते हैं। पर फिर सवाल आता है कि जापान तो इतना एडवांस्ड है और वो समुद्र के नीचे बुलेट ट्रेन्स तक चला रहा है, तो फिर माउंटेन्स को काट कर उसके आसपास शहर बनाना कौन सी बड़ी बात है? वेल, इसका जवाब छिपा है जापान के इतिहास और इकोनॉमी में, और अब हम उसे ही समझने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पर ना हमें दोबारा एक डिटेल को समझना होगा कि भाई माउंटेन्स का तो भाई देखो ऐसा है कि देखो भाई कितने काट लोगे भाई यार। अरे माउंटेन्स को भाई काटने के लिए भी कोई भाई ऐसा तो है नहीं भाई कि गए भाई आरी लेके भाई काट दिया, तो है नहीं भाई, बहुत टाइम लगता है भाई एक एक पहाड़ को भाई खसाने में भाई, कुछ कहने भाई बहुत टाइम लगेगा, और ऊपर से फिर भाई इतनी पैसा चाहिए भाई, बहुत कुछ चाहिए भाई। मैं भाई ये नहीं मानता। और दूसरी बात भाई पहाड़ों कभी मत गिराओ भाई। माउंटेन्स सिर्फ स्पेन मोस्टली यूनिफाई हो चुका था और शोगुन यानी जापान के किंग ने एक नया सिस्टम लागू किया था। सांकिन, कोताइना, तोकुगावा शोगुन जापान के इसी नैरो कोस्टल स्ट्रिप पर क्लस्टर करते गए, जिससे सेंचुरीज के अंदर ये बेल्ट जापान की इकोनॉमिक स्पाइनल कोड बन गई। अब आते हैं तो मतलब यहीं पर भाई ये लोग मतलब सब राजा राजा सब यहीं पर मतलब बेसिकली अपना राज्य युद्ध करा है भाई उन्होंने वहां पर भाई। इतिहास पर, जिसके लिए हमें जाना होगा तोकुगावा शोगुनाते एरा में, जो कि अराउंड 1600s का समय था। इस समय तक जापान मोस्टली यूनिफाई हो चुका था और शोगुन यानी जापान के किंग ने एक नया सिस्टम लागू किया था, सांकिन कोताई नाम का सिस्टम, जिसमें एक सिंपल रूल था। जापान के हर फ्यूडल लॉर्ड यानी मिनिस्टर्स और सरकार के पावरफुल लोगों को अपना होम टाउन छोड़कर एडो यानी आज का टोक्यो, जो जापान की कैपिटल है, वहां साल के कुछ समय रहना होता था। मतलब सिंपली कहा जाए तो इस रूल में सरकारी लोगों को साल के बीच बीच में कैपिटल में आना पड़ता था, और वो भी अपनी बड़ी भाई लेकिन एक बात है भाई, उस टाइम पे भाई समुराइज निंजास भाई क्या मजेदार था भाई उस समय। लेकिन ये भी भाई उसमें भूखमरी थी भाई, मतलब जो छोटा था भाई जिसका पैसे नहीं, उसको कुछ नहीं समझते थे, समझते आज भी नहीं, लेकिन इतना तो है कि भाई वो मतलब पहले से तो भाई जिंदगी थोड़ी सी बढ़िया है भाई वो, मतलब जापान अब अच्छा खासा है भाई, डेवलप्ड है, डेवलपिंग भी नहीं भाई, डेवलप्ड है भाई, पहली बात तो भाई सब कुछ कर दे वो उसने भाई, सब कुछ कर सकता है भाई और कर रहा है भाई। मैं एक बार भाई जरूर जाना चाहता हूँ भाई यार जापान भाई, मेरा मतलब जापान जाना कोई मतलब मेरा ड्रीम भी समझ सकते हो, मतलब पूरी तरह ड्रीम नहीं, मतलब मेरा तो ऐसा ड्रीम है कि भाई पूरी दुनिया मेरा घूमना भाई ड्रीम है भाई। मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं पूरी जिंदगी भर भाई मैं पूरी वर्ल्ड में घूमूं भाई, दुनिया को भाई कोई सा तो कोना ना हो भाई जो मैं ना छोड़ूं भाई देखने को एक्सपीरियंस करने को भाई, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है ब्रो।
सेना और नौकरों के साथ। इस रूल से हुआ ये कि उनको एडो यानी टोक्यो में पहले से ही अपना घर एक लैविश मैंसन मेंटेन रखना पड़ता था। ये रूल जापान के किंग ने इसलिए भी बनाया था ताकि वो सरकार के सभी पावरफुल लोगों पर नजर रख सके, और साल भर होने वाली इन एक्सपेंसिव ट्रेवल्स के कारण उन लोगों को काफी खर्चा भी करना पड़ता था, जिससे उनके पास पैसा कम होता और वो किंग पर ज्यादा डिपेंडेंट रहते, किसी विद्रोह के बारे में नहीं सोचते। और इसी रूल का एक दूसरा इफेक्ट ये हुआ कि इस सिस्टम के चलते जापान में 5 मेन हाईवेज बनी, जिन पर होते हुए ये गवर्नमेंट ऑफिशियल हाँ, तो वो हाईवे बनाया गया मतलब भाई रोड की तरह भाई, वो सब लोग वहीं पे जाते थे भाई, ऑफिशियल लोग भाई, वही है। बट मैं तो भाई देखो, मेरा पर्सपेक्टिव तो देखो भाई ये है कि